ये क्या फंडा है भाई? अच्छा, इसकी सेटिंग्स ऑन नहीं होगा। ओ हो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट को देखते हैं। उसमें ऐसा कुछ है कि एक तो हम लोग का बेंजीन रिंग वाला पार्ट दे रखा है, तो इसलिए वहां पे सर्कल दे रखा था ताकि कुछ लोग वहां पे कंफ्यूज हो, जबकि पहले ही बता रखा है बेंजीन रिंग वाले पार्ट को हम लोग इस तरीके से आराम से डिनोट कर सकते हैं। तो इस केस में जो हम लोग का सी डबल बॉन्ड हो, एच वाला ग्रुप रहेगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं रेजोनेंस कराते वक्त। यहाँ पे दिख रहा है कि पाई पाई कंजुएशन है, दूसरे वाले साइड में पाई पाई कंजुएशन है, तीसरे वाले साइड में पाई पाई कंजुएशन है, और उसके अलावा ऊपर भी पाई पाई कंजुएशन है। बट येलो वाले को अगर छोड़ दें, हम लोग केवल येलो वाले की बात कर रहे हैं, अगर इस चीज को हम लोग छोड़ दें तो इस केस में हम लोगों का बाकी सारा का सारा जो कंजुएशन सिस्टम है वो एग्जैक्टली नॉन पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड के बीच का कंजुएशन सिस्टम है। जबकि येलो वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस केस में जो कंजुएशन सिस्टम वाला पार्ट है वो पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड के जैसा सिस्टम है बेसिकली। तो हम लोग पहला रेजोनेंस पोलर और नॉन पोलर पाई बॉन्ड के बीच में कराएंगे हमेशा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली हम लोग रेजोनेंस वाला पार्ट इस पोर्शन में कराएंगे इन चार एटम्स के बीच में। तो नॉन पोलर पाई बॉन्ड आगे सिग्मा बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर डाल सकते हैं हम लोग। तो उसके वजह से अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त सारे एटम्स को डायरेक्टली बना दिया विद सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक होना नहीं है। जिन पाई बॉन्ड्स के साथ कुछ नहीं हुआ था उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। उसके अलावा जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हुआ उसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसके अलावा एक काम करते चेंजेस वाले को यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जिसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर बॉन्ड ब्रेक करके डाले वहां पे नेगेटिव चार्ज आराम से मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग रेजोनेंस कराना शुरू करें तो जिन चार एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो चुका है उन चार एटम्स को देखने की जरूरत नहीं है। उनके अलावा जो बाकी बचे हुए एटम्स होंगे उन सब चीजों को हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सेटिंग्स वाले पार्ट को देखने दो यार, थोड़ा क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। तो इस केस में हम लोग आराम से जिन चार एटम्स के बीच में रेजोनेंस है उसको छोड़ सकते हैं, बाकी बचे पार्ट में आगे रेजोनेंस कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोगों के पॉजिटिव चार्ज वाले साइड के सिग्मा बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। जो एटम जहां थे वहीं रह जाएंगे और उनके पोजीशन पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। ऊपर वाले एटम्स के ऊपर कहीं कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा, पाई बॉन्ड के ऊपर कहीं कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा। तो जहां जहां कोई वेरिएशन नहीं दिख रहा उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। जिस पोजीशन में वेरिएशन है बेसिकली पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, पाई बॉन्ड को ऊपर डाल दिया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं। ये हम लोग का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब एक्चुअल में सेकंड नहीं, थर्ड काउंट करेंगे, बट जो नए नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। फिर इस पोर्शन में रेजोनेंस कराएंगे तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट को अंदर सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसके इसमें बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सबको प्लेस कर दिया। जहां जहां पाई बॉन्ड पहले से था वैसे का वैसे ही रख दिया। जिस पोर्शन में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ उसको वैसे ही छोड़ दिया, और जहां पे चेंजेस है पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट ऊपर वाले एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इतना बेसिक पार्ट था। इसके बाद का स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, जैसे इसके बाद का एक स्टेप हम लोग ऐसा फॉलो कर सकते हैं, और ऐसा क्यों नहीं करना है, मतलब क्यों नहीं करना है उसका ज्यादा कोई लॉजिक तो नहीं है, वो स्टेबिलिटी है, बट ऐसा नहीं करना है ये ध्यान रखना है। पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किए जो रेड वाला एरो बनाया, तो इसके वजह से ये स्ट्रक्चर बन के आ सकता है। लोगों का कार्बन, इसके ऊपर ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहने दिया। दूसरा पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। इसको दूसरे कलर से ही मेंशन कर देते हैं। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। और इसके बाद वाले स्टेप में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके फाइनली ये स्ट्रक्चर बनाएगा, जहां पे हम लोग कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा स्ट्रक्चर, पांचवा स्ट्रक्चर और 6 स्ट्रक्चर बनने चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया करना। इस स्ट्रक्चर के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि बगल वाले एटम के ऊपर प्लस माइनस चार्ज बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर रिलेटिवली बहुत अनस्टेबल है, ऐसा बनना नहीं चाहेगा। इंस्टेड
हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं। जो हम लोगों का ऊपर का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर नंबर 4, उस स्ट्रक्चर को हम लिख रहे हैं साइड में यहाँ पे। स्ट्रक्चर नंबर 4 वाले पार्ट में हम लोग डायरेक्टली 2 एरो पुट आउट करते हैं। एक एरो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और दूसरा एरो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो बगल वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर शिफ्ट होगा। ये दोनों चीजें हम लोग साइमल्टेनियसली शिफ्ट आउट कर देते हैं और इसके वजह से हम लोग का ये लास्ट स्ट्रक्चर वाला पार्ट निकल के आ जाता है। और इस चीज को हम लोग 6 नंबर ना बोल करके स्ट्रक्चर नंबर 5 बोलेंगे और ये स्ट्रक्चर नंबर 5 काउंटिंग में आता ही नहीं है। तो इस एक चीज का ध्यान रखना है तुम लोगों को कि हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर 4 के बाद स्ट्रक्चर नंबर 5 का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। पहले दिन में बोला था कि हम लोग रूल्स फॉलो करते वक्त उन्हीं स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनका स्टेबिलिटी ठीक है या रिलेटिवली ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है इन केसेस का कि अगर कभी भी बगल वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग तुरंत सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर नंबर 4 के बाद का जो स्टेप है वो एक ही स्टेप होगा और सीधा हम लोग डबल बॉन्ड वाले पार्ट का कन्वर्जन कैरी आउट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। याद रखना थोड़ा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। और बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में कुछ कुछ चीजें बोली थी, जिन लोगों ने नहीं किया उनको स्ट्रक्चर में दिक्कत होगा, आगे दिक्कत होगा, हमको नहीं पता। हम ये लेक्चर बोलेंगे वापस से देखने के लिए, तो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी वो चीज। केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग तो क्या ही है, जीओसी वाला पार्ट चल रहा है बेसिकली। तो हम लोग लेक्चर नंबर 23 में मूव कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ रेजोनेंस और केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जीओसी भी पुट आउट कर सकते हैं। और रेजोनेंस वाला पार्ट हम लोग का तो चल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एरोमेटिसिटी। और कुछ लोगों को डाउट था जब हम लोग नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जस्ट शुरू किए थे डिस्कस करना कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तुम लोग को याद होगा, शायद तुम लोग को बोला था मैंने एनसीईआरटी में एक बार रीड करने के लिए। एनसीईआरटी में शायद थर्ड पेज पे जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है उसके थर्ड पेज में या फोर्थ पेज में दे रखा है एक ट्री डायग्राम टाइप का। ये हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 2 पार्ट वाले पार्ट में हम लोग फिर मतलब ये साइक्लिक और असाइक्लिक वाला पार्ट, फिर साइक्लिक वाला पार्ट जो होता है उस चीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं उस चीज का हम लोग डिस्कशन बेसिकली यहाँ पे करेंगे। थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग का उसमें सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। हम लोग को सीखना है बेसिकली कि कंपाउंड्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, और एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है इस चीज का भी हम लोग को डिस्कशन करना है। बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। मतलब एरोमेटिसिटी वाले पार्ट में हम लोग 3 तरह के कंपाउंड्स का डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, दूसरे कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक बोलते हैं और तीसरे कंपाउंड को हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। कंपाउंड अगर एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है तो अलग बात है, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है मतलब सीधा नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा हम लोग कंडीशन मेंशन करते हुए काम करते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि जैसे एक नॉर्मल जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी होना चाहिए, जैसे रेजोनेंस का पॉइंट मेंशन किया था शायद से मैंने कि रेजोनेंस वाला पॉइंट और आगे भी मेंशन करेंगे। रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब ये पॉइंट आगे मेंशन भी करना है। रेजोनेंस होने से हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ता है। रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ता है। कभी भी रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग किसी भी एक कंपाउंड में रेजोनेंस करा रहे, जैसे सपोज दैट मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में रेजोनेंस हो रहा है और साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से हम लोग का स्टेबिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज करेगा, ये हम लोग एजम्पशन लेके काम कर सकते हैं, पहला चीज। तो अगर मान लो ये कंपाउंड रहा तो इसमें भी दिख रहा है साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है, तो रेजोनेंस होने से यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी बढ़ता नहीं है, उल्टा घट जाता है। ऑल्दो रेजोनेंस होने से केवल नहीं घटता, उसके पीछे और भी अलग फैक्टर्स हैं। तो एक ये छोटा सा फैक्टर कि जब भी रेजोनेंस होगा तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी नॉर्मल से बढ़ जाएगा। मतलब जैसे मान लो ऐसा कि अ, हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कोई एक कंपाउंड है ए, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी के हिसाब से जो एनर्जी है वो कहीं आना चाहिए, बट अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा तो जो उसका एक्सपेक्टेड एनर्जी लेवल है वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट इंक्रीज कर गया है।
इस एक चीज का ध्यान रखना, रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। जब भी किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा तो उसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये समझ लो, मान लो ये कंपाउंड दे रखा अपने पास और ये कंपाउंड दे रखा, तो इन दोनों कंपाउंड में पहले वाले पार्ट में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं हो सकता, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और पांच कार्बन। दूसरे वाले केस में एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन। दोनों कंपाउंड्स में पांच पांच कार्बन है, दो पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब हाइड्रोजन सेम होंगे और एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो स्टेबिलिटी सेम होना चाहिए। बट रेजोनेंस होने से सेकंड वाले पार्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रक्चर का बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर जो स्टेबिलिटी कंसिडर करना चाह रहे हैं, वो जितना स्टेबिलिटी होना चाहिए तो हो सकता है, बट अगर उसमें रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब एनर्जी थोड़ा लो हो जाएगा। तो जब भी कभी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें रेजोनेंस भी हो सकता है, तो उसका स्टेबिलिटी नॉर्मल जितना एक्सपेक्टेड उससे थोड़ा हाइयर रहेगा। अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसका स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाइयर हो जाता है, मतलब उसका स्टेबिलिटी वाला पार्ट जितना होना चाहिए उससे काफी ज्यादा हाइयर निकल के आ जाता है। और एंटी एरोमेटिक होने से, कंपाउंड में रेजोनेंस होने से जो स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए या फिर कंपाउंड का जो नॉर्मल स्टेबिलिटी होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में कंपाउंड का स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है। मतलब तीन तरह के कंपाउंड से बेसिकली, तीन तरह के क्लासिफिकेशन से बेसिकली, एरोमेटिक कंपाउंड जो अपने नॉर्मल स्टेबिलिटी या रेजोनेंस की वजह से जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आना चाहिए था उससे भी कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी रखने वाला कंपाउंड है। दूसरा पार्ट हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हम लोगों के नॉर्मल स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली, रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेबिलिटी से बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली लोअर स्टेबिलिटी का कंपाउंड होता है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो नॉर्मल जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करने चाहिए नेचर में, उस तरह की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। ये तीन कैटेगराइजेशन ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जो अपने को सीखना होता है। तो इस केस में बस हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, नोट डाउन करते चले जाओ। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर aromatics compounds are extra stable than non aromatic compounds, whereas anti aromatic compounds anti aromatic compounds are very less stable as compared to non aromatic compounds. As compared to non aromatic compounds. और जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे तब उस टाइम पे ये ऑर्डर ए ग्रेटर देन एन, ए ग्रेटर देन ए, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा स्टेबिलिटी ऑफ आयंस वाले पार्ट में। बहुत मजा आएगा उस टाइम पे डिस्कशन करते वक्त। और इसको नोट डाउन करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट आगे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, एक मिनट। जैसे हम लोग जब
किसी भी कंपाउंड वाले पार्ट को देखते हैं तो कंपाउंड वाले पार्ट में अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे जैसे पाई बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो इस केस में पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते थे। अब एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है अपने को जो यहाँ पे यूज करना है। केवल वैसे इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के पार्ट हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते। वैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखना। इस पॉइंट को हमको लगता है कि हम 5-6 बार 7 बार रिपीट करेंगे कम से कम, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है बार बार दिमाग से उतरेगा, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखो। पॉइंट नोट कर लो। द इलेक्ट्रॉन्स which are part of conjugation system। कंजुगेशन सिस्टम का आइडिया तुम लोगों को है तो मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। which are part of conjugation system will be considered as pi electrons। part of conjugation system will be considered as pi electrons। कोई भी लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हैं, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल्स, कोई भी पार्ट जो कि कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा अगर ऐसे पूछे हम, तो इस केस में हम लोगों को दिख रहा है कि अपने पास टोटल मिलाकर के 2 पाई बॉन्ड्स है। तो अगर 2 पाई बॉन्ड्स है, हर एक पाई बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। अगर मान लो ये कंपाउंड पूछा कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन के ऊपर अपने पास 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। पहले तो कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट हो, अगर ये कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं मतलब इसमें कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड हम अटैच कर दे तो दिख रहा है यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है, और क्योंकि दोनों लोन पेयर वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को हम लोग फिर से 4 और प्लस 2 पाई बॉन्ड की तरफ से आया, इसका मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ऑल्दो एक छोटा सा पॉइंट है जो लोगों को पता भी नहीं होता मेरे हिसाब से। पॉला ब्रूस में देखना जहां रेजोनेंस दे रखा है कंसेप्ट, उसमें एक छोटा सा चीज दे रखा है कि जैसे इस पूरे कंपाउंड के अंदर जो सबसे नीचे बना है इसमें दोनों लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो अगर दोनों लोन पेयर कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट हो सकता है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में उन 2 लोन पेयर में से कोई एक ही लोन पेयर जा पाएगा। मतलब रेजोनेंस के टाइम पे दोनों लोन पेयर नहीं जा सकता, रेजोनेंस के टाइम पे हमेशा एक लोन पेयर जा सकता है। तो अगर रेजोनेंस में कोई एक लोन पेयर जाएगा मतलब किसी भी फर्स्ट टाइम केस पे, में कॉन्जुगेशन सिस्टम कैसे है? फर्स्ट वाले केस में कंजुगेशन सिस्टम नहीं, बट फर्स्ट वाले केस में तो पाई बॉन्ड ही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा ना भाई। और ये नहीं बोल सकते कि जिसका डीलोकलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं? जिसका डिलोकलाइजेशन होगा, नहीं डिलोकलाइजेशन नहीं, देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, बट पाई बॉन्ड ना होते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जा सकते हैं। क्योंकि जैसे उसको ऐसा समझो कि ये जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसमें अभी हमको नहीं दिख रहा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, बट अगर ये रेजोनेंस में गया तो अपने लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो इसलिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोग डिलोकलाइजेशन वाले पार्ट, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो भी लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज जिनको डिलोकलाइज करा सकते हैं, मतलब बेसिकली कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं, उनको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या बोल रहे थे हम, हाँ ये बोल रहे थे कि कंजुगेशन सिस्टम दोनों तरफ है बट रेजोनेंस दोनों में से कोई एक ही लोन पेयर में जा सकता है। मतलब किसी भी टाइम पे जब रेजोनेंस होगा तो कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएगा। मतलब एट वन टाइम टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, एक पाई बॉन्ड वाले पार्ट का और दूसरा ऑक्सीजन का लोन पेयर वाले पार्ट का। तो ये चीज ध्यान रखना है जब हम लोग के क्वेश्चन में ये पूछे गए, शायद एमएस चौहान में दे रखा, बिल्कुल सबसे पहले पेज में सवाल दे रखा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जीओसी के क्वेश्चन में, जहां तक हमको ध्यान है सबसे फर्स्ट पेज में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जब टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला तो उस केस में जो भी लोन पेयर्स कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं दैट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम लोग एरोमेटिसिटी अप्लाई करेंगे तो हमको ये देखना है कि एरोमेटिसिटी के टाइम पे
कितने लोन पेयर एक टाइम पे रेजोनेंस में जा सकते हैं। जितने लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकते हैं केवल उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करेंगे। हम लोग सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते तुम लोगों को वो चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। और इसके बाद एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो नोट डाउन करते जाना है कि किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये कैसे पता कर पाएंगे, नोट डाउन करते चले जाओ। सर तो इसमें 6 होगा या 4 होगा? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर पूछेगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 बोलेंगे हम लोग। लेकिन जब एरोमेटिसिटी वाले पार्ट के लिए यूज करना होगा तो उस टाइम पे रेजोनेंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक टाइम पे, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे हम लोग 4 कंसिडर करेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे एक्चुअल में रेजोनेंस से भी मतलब नहीं है। कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन के बाद तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। कंडीशन में सबसे पहले तो ये चेक करो साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है कि नहीं है। ये तुम लोगों को बोला भी था कि हम लोग आगे यूज करेंगे साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम वाला पार्ट। अगर साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है तो फिर आगे बढ़ना है। ये मतलब इस ऑर्डर में काम कर रहे हैं, पहले ये देखो ये है तब आगे बढ़ो, ये नहीं है तब हम लोग दूसरे पार्ट की बात करेंगे। तो अगर साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है, जैसे इसको 3 पार्ट में लोग ब्रेक कर देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, कंजुगेशन सिस्टम हर एक पार्ट में है, तो हम लोग सीधा उसको, इसलिए अब साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम कोई वर्ड होता नहीं है, मैंने अपने लिए बना दिया कि हम दोनों कंडीशंस को एक ही पार्ट में कवर कर लें। साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है तब सेकंड कंडीशन पे मूव ऑन करना है। फिर उसके बाद हम लोग हकल्स रूल की बात करते हैं। ऑल्दो एक छोटा सा पार्ट है, ध्यान रखना तुम्हारे स्कूल में और नॉर्मली लोगों के बोलने के लैंग्वेज में जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं सीधा पूछते कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे पता करेंगे, तो हकल्स रूल। हकल्स रूल से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं निकाला जाता है जब तक पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता। पहले फर्स्ट कंडीशन तब जाके हकल्स रूल बोलेंगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। लोग बार बार गलती करते इस चीज में, लोग साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम को ध्यान ही नहीं देते, सीधा हकल्स रूल बोलते रहते हैं। हकल्स रूल सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट अपने को कंडीशन 1 चेक करना ही करना होता है। और हकल्स रूल कुछ ये चीज है, हम लोग का जो साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है, मतलब जो साइक्लिक पार्ट होगा केवल केवल उस पार्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक टाइम पे, इससे मतलब है। उस पार्ट के बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। हकल्स रूल में हम लोग 2 पार्ट की बात करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि जैसे अगर n इक्वल टू 0 है या n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, तो जब n इक्वल टू 0 डालेंगे तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जब हम लोग n इक्वल टू 1 डालेंगे तो इस केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जब n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो बेसिकली 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग के साइक्लिक कंजुगेशन के बाद पूरे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर 2, 6, 10, 14 इस तरह के नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तब हम लोग इस तरह के कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैटेगराइजेशन में पुट आउट करेंगे। और दूसरा इसी टाइप का एक और पार्ट है जिसमें हम लोग 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। n का वैल्यू अभी भी 0, 1, 2, 3 के बराबर ही होगा। तो अगर 0 हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं तो कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बोलने का या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलने का कोई सेंस नहीं रहेगा। n इक्वल टू 1 डाल सकते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 डालेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 डालेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कंसिडर करेंगे, इस तरह का सिस्टम रहेगा, तब हम लोग उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो पहले साइक्लिक कंजुगेशन देखो, फिर हकल्स रूल अप्लाई करो। हकल्स रूल में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पे फिट हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड, अगर 4n पे फिट हो रहा है, देखो अगर इवन नंबर है तो इधर 4n पे फिट होगा, मतलब 4 से डिविजिबल होगा तो एंटी एरोमेटिक, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4n+2 पे फिट होगा ही होगा, तो सीधा उसको एरोमेटिक बोल सकते हैं। मतलब उसमें 2, 6, 10, 14 याद है तो भी अच्छा है। इससे हाइयर वैल्यू होगा तो सीधा देखना इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले पार्ट में अगर 4 से डिविजिबल है तो उस केस में एंटी एरोमेटिक, 4 से डिविजिबल नहीं है तो 4n+2 में आएगा ही आएगा, एरोमेटिक बोल सकते हैं। इस एक चीज का ध्यान रखना, और साइड में यहाँ पे मेंशन कर लो इफ आइदर। तो में से कितने लोग कोडिंग सीख रहे हैं? कोई है जो कोडिंग सीख रहा है? कोई भी इंसान? कोई नहीं सीख रहा है जी कोडिंग, अभिषेक सीख रहा है। और कोई जो कोडिंग सीख रहा है, पाइथन, जावा, समथिंग समथिंग?
बड़े बड़े नालायक लोग हैं। यहाँ तो छठा क्लास से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ छठे क्लास से लोग चिंटू ऐप बना रहा है। जब से चिंटू ऐप बनाया तब से गूगल डाउन हो गया है। बताओ। हम लोग भी कोर्स शुरू करेंगे, हम लोग कोडिंग का कोर्स मोस्ट प्रोबेबली शुरू करेंगे। कुछ मेरे फ्रेंड लोग हैं जो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की के हैं, तो वो लोग एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें वो लोग कोडिंग वगैरह सिखाएंगे। देखते हैं, हम लोग उसका ट्रायल शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों में। एक पायलट प्रोजेक्ट होगा हम लोग का, देखते हैं। तो उसमें जैसे इस तरह का कंडीशनल चीज चलता है, इफ एल्स आइदर, इस तरह का लूप चलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, इस टाइप की बात कर सकते हैं हम लोग। तो इफ आइदर ऑफ एनी कंडीशन any conditions is not followed, then non-aromatic। दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा तो नॉन एरोमेटिक। पहला फॉलो हो रहा है तब दूसरे पे जाना है, तब एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की बात कर सकते हैं। इस केस का ध्यान रखना और बाकी अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम है, तो तुम लोगों का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमको लगता है 40 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हाँ रवि बोलो। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो ऊपर वाले कंडीशन, रेजोनेंस वाले कंडीशन से काउंट करेंगे या फिर वो जो एरोमेटिक वाले अलग से? केवल रिंग के अंदर, रिंग तो के जो अंदर एक कितने टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स, हाँ एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, उस पार्ट से काउंट करेंगे। तो जब दो लोन पेयर होगा तो एक ही को काउंट करेंगे उसमें। बोलो। यस सर। अगर नोट कर लिया होगा तो हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन में बस केवल ये क्लासिफाई करना है तुम लोगों को, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। फटाफट क्लासिफाई करते चले जाओ। तो इसके नीचे मेंशन कर लेना क्वेश्चन, मेंशन वेदर ए और Na एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये बताते चले जाना है। शुरू के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी आगे की दुनिया को तुमको खुद से सॉल्व करना है। पहले तो हम बेंजीन बना देते हैं। बेंजीन तो पहले से बचपन से मालूम है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, 10th क्लास में भी था एक जगह पे। ये बेंजीन जो है वो बर्न करने पे सूटी फ्लेम देता है। ये वर्ड सुन रखा हुआ, सूटी फ्लेम। क्या होता है सूटी फ्लेम, याद है किसी को? डूब मरो सब कहीं जा करके। चिराचास में चिराचास में एक सड़ा हुआ सा नदी है छोटा सा, उसमें भी डूब मरो जा करके तुम लोग। क्या होता है सूटी फ्लेम? सर जो राख जैसा कुछ उसके ऊपर रखने देता वो। जब जलाते हैं हम लोग उस कंपाउंड को तो बर्तन के ऊपर काला काला पूरा राख टाइप का जम जाता है, उस चीज को सूटी फ्लेम बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन को जब बर्न करते हैं तो सूटी फ्लेम बनता है। उसके पीछे लोग रीजन बोल देते हैं कि इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत हाई है। फैक्ट है, कार्बन का परसेंटेज बहुत हाई है, बट इसके अलावा ये भी है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है, तो अच्छे से बर्न नहीं करता है प्रेफरेबली। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग, कोई भी कंपाउंड अच्छे से बर्न नहीं करेगा तो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में कंडीशन हमेशा चेक करना है, पहला दूसरा दोनों। पहला कंडीशन साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है क्या, तो दिख रहा है अपने को, यहाँ से यहाँ पाई पाई कंजुगेशन, यहाँ से यहाँ पाई पाई कंजुगेशन, इधर से इधर पाई पाई कंजुगेशन, मतलब साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम है। तो अपना पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अगर पहला फुलफिल हो रहा है तब दूसरे पे जाएंगे। टोटल 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब कंपाउंड को हम लोग आराम से एरोमेटिक करार दे सकते हैं। तो इस केस में कंपाउंड एरोमेटिक करार दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अगर ऐसा कंडीशन लेके चले, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में इस पूरे कंपाउंड वाले पार्ट में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम है। और एक चीज बोल सकते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि 3 मेंबर्ड रिंग के तीनों एटम्स कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, मतलब साइक्लिक कंजुगेशन है। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा। दूसरे कंडीशन को जब कंसिडर करेंगे तो एक पाई बॉन्ड है और वो एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट के साथ पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और बाकी 2 बॉन्ड्स है। तो कार्बन के ऊपर टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से
तीन बॉन्ड में चले गए और एक पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हट गया, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग के पास अब केवल एक पाई बॉन्ड है जिसकी वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगराइजेशन में पुट आउट कर सकते हैं इस चीज को, ऐसा बोला जा सकता है। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा है कि मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस केस में सबसे पहला काम, पहला कंडीशन चेक करेंगे तो पाई नेगेटिव कंजुगेशन, दूसरे साइड से पाई नेगेटिव कंजुगेशन और तीसरे साइड से पाई पे कंजुगेशन। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरे कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे कंडीशन वाले पार्ट में हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज को एक लोन पेयर के जैसा कंसिडर करना। उसका मतलब क्या है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम लोगों को ढंग से देखना। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन वाले पार्ट के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा बेसिकली। यहाँ पे कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 3 बॉन्ड में चला गया और 3 बॉन्ड में जाने के बाद वो बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास थे, जब 3 बॉन्ड में डाला तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस एक इलेक्ट्रॉन वो बाहर से एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास थे उसमें से बॉन्ड बनाने के लिए जब 3 खत्म हुआ, इसका मतलब एक बच गया और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए तो वहां से एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ एक पेयर का फॉर्मेशन करता है। तो ऑलमोस्ट लोन पेयर के जैसा होता है। डिफरेंस बस ये है कि लोन पेयर का मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में है, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक बाहर का इलेक्ट्रॉन लेके एक पेयर का फॉर्मेशन करा रहा है। ले एक ही इलेक्ट्रॉन रहे हैं बट हम लोग अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसको एक पेयर के फॉर्म में रख रहे हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। तो इस केस में पूरे स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिला करके हम लोग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कंपाउंड को हम लोग आराम से एरोमेटिक करार दे सकते हैं। तो पहला वाला कंपाउंड एरोमेटिक था, दूसरा वाला कंपाउंड एरोमेटिक था, तीसरा वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक था। एरोमेटिक कंपाउंड आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो इतने पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग बाकी क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। बाकी क्वेश्चन तुमको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में अगर कोई डाउट है तो बताओ। सर थर्ड पार्ट एक बार फिर से डिस्कस कीजिएगा ना। थर्ड वाले पार्ट में किस पार्ट में दिक्कत है, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट। चलो ध्यान दो, इधर राइट साइड में कर ले रहा है। जैसे यहाँ पे जो कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है उस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज दे रखा, तो हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हो गया। तो कार्बन के ऊपर टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 में से 3 शेयरिंग में डाल दिया वो। तो जब 3 शेयर करते हैं तो 3 बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसमें से 3 शेयरिंग में डाल दिया, मतलब 3 खत्म हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। नेगेटिव चार्ज का मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से गेन किया है। तो टोटल मिला करके जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल यहाँ से वैलेंस शेल में हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा हुआ रह गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच लिया। टोटल मिला करके अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर हम लोग के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में रहना चाहेगा, तो जो बॉन्ड बनाया तो ऑलरेडी पेयर था, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन आया था, जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, वो पहले से प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक पेयर के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कराने की कोशिश करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब केवल ये नहीं है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब, बट यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ उसको एक पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करा रहा है वो। तो रहता है नेगेटिव चार्ज के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक बाहर से आया था उसके वजह से नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट। तो जब हम लोग इस पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट क्योंकि कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है यहाँ पे, तो इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो टोटल हम लोग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और साइक्लिक कंजुगेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वाले सिस्टम पे फिट बैठता है। समझ आया? यस। ओके, तो
अगले क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना शुरू करो। पहले सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो हो सकता है हम सवाल पूछे एक एक करके, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो बेसिक्स तुम लोग को बता रखे हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होगा। पहले क्वेश्चंस नोट करते जाओ सारे के सारे। तुम लोग एक लाइन से लिखना, कुछ कुछ कंपाउंड्स तुम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे, तुम लोग एक लाइन से, पेज मत बचाना, अपना कॉपी मत बचाना, एक लाइन से कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा लिखते जाना। तो जो जो कंपाउंड छूटते जाएगा उसको बोलते जाना कि सर ये अभी दिखा दीजिए, क्योंकि हम लिखते जाएंगे। इस कंपाउंड का शायद नाम बताया था तुम लोगों को, बोला था याद रखना, ट्रोपिलियम आयन बोलते हैं इस चीज को। और अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है कि जिंदगी में एक बार सीख लो तो याद होना चाहिए, मेरे हिसाब से जिंदगी भर याद होना चाहिए, एटलीस्ट हमको तो था, तो तुम लोग को भी याद होना चाहिए, ये तुम लोग ज्यादा ज्ञानी आदमी है। मन ही मन हंस रहा होगा, सर क्या ज्ञानी है, मजाक उड़ाते रहते हैं। इधर के पार्ट को नीचे ही लिख देते हैं ताकि हमको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे लिखते चले जाए करके। 1 मिनट। ये बड़ा अच्छा चीज है, मेरा काम अच्छे से हो जाता है। फिर 16 का देखना। 1 मिनट, आ रहे बाकी लोगों को छापने दो। ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते जाया करना, कोई दिक्कत नहीं है।
सर एक बार 13 को दिखाई ना। यस ये सब कंपाउंड का तुम लोग को नाम वाम याद है कि सब भूल भाल गया? तुम लोग को बोला था कॉमन नेम का लिस्ट याद रखने। सर फूरन। फूरन नहीं है, फिरान बोलते हैं इसको। चलो चलेगा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो इस चीज को हम लोग पाइरोल बोलते हैं। छापते जाओ। अगर सल्फर होता है तो इस चीज को हम लोग थायोफीन बोलते हैं। और अगर बेंजीन टाइप का रिंग है 6 मेंबर्ड और इसमें ये कंपाउंड दे रखा तो इस चीज को हम लोग पाइरिडीन बोलते हैं। इतना ही बेसिक्स करेंगे हम लोग, इससे ज्यादा भारी सवाल अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग खत्म करना है बेसिकली। फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो फिर से उसमें एरोमेटिसिटी का हम हेडिंग डलवाएंगे, केवल छोटा सा लिख देंगे रेफर टू केमिकल बॉन्डिंग एरोमेटिसिटी, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भारी भारी कराएंगे आराम से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन ट्राई करो अभी, तो केवल समझना है हम लोगों को कि एरोमेटिसिटी होता क्या है।
ढंग से क्वेश्चन ट्राई करना। कंजर्वेशन सिस्टम का पार्ट तुम लोग को पता है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर 13 से दिखाइए ना। क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन 12 दिखाई ना। क्वेश्चन 12। सर 12 वाला एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। सर वो तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसको दिखाते नहीं है, बनाया तो जा ही सकता है। अनस्टेबल है बट है तो। हम लोग बहुत लो स्टेबिलिटी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने का मतलब एग्जिस्ट करता है, हम लोग काउंट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, तो एक सर्टेन स्पेसिफिकेशंस रखे गए हैं। सर हो गया। करना तो बाकी लोग डिसीजन करते हैं। सर मेरा भी हो गया। ओके
दो मिनट का और टाइम दे रहे हैं, डिस्कशन करेंगे। चलो डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट हमको दिख रहा है नॉन एरोमेटिक। पहला कंडीशन अगर कंसिडर करेंगे, साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम पहला ही फॉलो नहीं हो रहा, पहला या दूसरा कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, तो नॉन एरोमेटिक आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, पहला कंडीशन अगर कंसिडर करें साइक्लिक कंपाउंड वाला पार्ट, साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम, तो नहीं दिख रहा, कोई कंजर्वेशन सिस्टम ही नहीं है, इधर भी नहीं है कंजर्वेशन सिस्टम, नीचे भी नहीं है कंजर्वेशन सिस्टम। अगर पहला पार्ट फॉलो नहीं हो रहा तो इस चीज को हम लोग आराम से नॉन एरोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में कंजर्वेशन सिस्टम है तो सही, बट पूरे कंपाउंड में नहीं है, साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम चाहिए, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक आराम से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है। कैसे साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम है, इसके लिए कंजर्वेशन सिस्टम का पार्ट रिपीट करके देखो, क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम दिखाई दे रहा है तो दूसरे केस में जाएंगे। जब दूसरे केस में जाएंगे तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंपाउंड को हम लोग आराम से एंटी एरोमेटिक कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, तो कंपाउंड वाला पार्ट एंटी एरोमेटिक होगा, ऐसा मेंशन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 तक में कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 तक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे देखते हैं। 8 वाले पार्ट में साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम है, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ से आएगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड की तरफ से आ गया, और नेगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस का पार्ट है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला करके पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा। दूसरे कंडीशन वाले पार्ट में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर 8 में डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में पाई पॉजिटिव कंजर्वेशन, पाई पॉजिटिव कंजर्वेशन, पाई पाई कंजर्वेशन, पाई पाई कंजर्वेशन, मतलब साइक्लिक कंजर्वेशन सिस्टम है। दूसरे वाले पार्ट में जाएंगे तो 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसका मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पाई पॉजिटिव पाई 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 कंजर्वेशन सिस्टम, इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा। दूसरे कंडीशन में टोटल 2 पाई बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, कंपाउंड वाला पार्ट नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। कुछ लोग इसका आंसर एंटी एरोमेटिक रखे होंगे, जिनको भी डाउट है इस पार्ट में वो आराम से पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, पर इसको स्टार मार्क कर लो। किसी को डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 में? इतना तो तेज नहीं है सर, आप बताए कंजर्वेशन सिस्टम में ये पॉइंट बताया था, इस कंपाउंड को याद रखना। उस टाइम पे बोला भी था कि एरोमेटिक कंपाउंड में इसको रिपीट करेंगे हम लोग। कंपाउंड में कंजर्वेशन सिस्टम नहीं है क्योंकि कंपाउंड वाला पार्ट
टब शेप का होता है, तो कंपाउंड में हाँ, देख याद के आता। लगता है कि कंजर्वेशन सिस्टम है, बट मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं कर सकता, तो इसीलिए पहला सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, कंपाउंड को स्टार मार्क करके रखो, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्वेश्चन नंबर 12 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, तो 6 एटम्स है, हर एक पार्ट कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट दिख रहा है, मतलब इधर भी कंजुगेशन सिस्टम तो होगा ही होगा, मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरे कंडीशन की बात करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके अलावा एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड को एरोमेटिक आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक निकल के आ गया, ऐसा बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा, दूसरा कंडीशन पॉजिटिव चार्ज में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 पाई बॉन्ड से रखे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज जो कि कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कंपाउंड को हम लोग आराम से एरोमेटिक बोल सकते हैं। उससे बाद क्वेश्चन नंबर 12 13 तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 11 सर। क्वेश्चन नंबर 11 किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 सर विवेक। विवेक सर, बहुत मार मारेंगे आपको हम। रेजोनेंस का क्लास किया सारा? कुछ छूट गया सर। कुछ छूट गया तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब क्या हलवा है इधर? रूम शिफ्ट हो रहा था तो क्लास नहीं अच्छा, कर तो पाए एक हफ्ते से। रूम हम लोग का भी शिफ्ट हो रहा था सर, बट हम तो क्लास करवा दिए। सर अब कर लेंगे, रिकॉर्डिंग देख के। अब तो रिकॉर्डिंग देख करके पहले कर लीजिए ना, तब क्लास कीजिए, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ओके सर। तो सब क्या चाहिए जिंदगी में, मतलब सब कुछ ऐसे समझ ही आ जाए। नहीं, हम चाय चाय पियेंगे सर, लेकिन चाय पहले से पहले हम दूध नहीं डालेंगे या चाय पत्ती नहीं डालेंगे और चीनी नहीं डालेंगे, चीनी के बिना तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन नहीं सर हम चाय पत्ती नहीं डालेंगे। चाय पत्ती हम बाद में डाल लेंगे सर, पीने के बाद पेट में डाल लेंगे चाय पत्ती, फिर ऐसे घुलटनिया मार लेंगे आराम से, चाय तो बन के रेडी हो ही जाएगा पेट में, है कि नहीं? ऐसे ही बनता है ना चाय? नो सर। नहीं बनता है सर, ऐसे ही बनता है। पूछना है मेरी मम्मी से, देखो बताएगी ऐसे ही बनता है। ये पहले दूध डाल लो, फिर चीनी डाल लो, फिर चाय पत्ती डाल लो, ऐसे ही काम चलता है तुम लोगों का। तुम लोगों के बनाने का तरीका यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पहला पार्ट साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम, तो पाई नेगेटिव कंजुगेशन, तो अगर 4 मेंबर रिंग के चारों एटम्स कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है तो इधर भी कंजुगेशन होगा। ये एग्जांपल दिया था उधर शायद जहां तक हमको ध्यान है। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस एक नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, नीचे भी एक नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर के हम लोग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का एग्जांपल, बस प्लस की जगह माइनस, तो पाई पॉजिटिव कंजुगेशन 4 मेंबर रिंग का चारों एटम कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है, इसका मतलब साइक्लिक कंजुगेशन सिस्टम तो होगा, और एक पाई बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड वाला पार्ट एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ध्यान रखना, जब 8 मेंबर रिंग साइक्लोऑक्टाटेट्राईन था तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर था, क्योंकि अगर वो नॉन प्लेनर नहीं होता, जैसे मान लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन रखा है, अगर ये नॉन प्लेनर नहीं होता तो एंटी एरोमेटिक होता, और एंटी एरोमेटिक का मतलब स्टेबिलिटी बहुत डिक्रीज कर जाता। कोई भी सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, हम लोग भी अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, ठंडे के मौसम में मजे से सो रहे होते हैं 10-11 बजे तक, स्टेबल रखना चाहते हैं अपने आप को। तो अगर एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करा पाएगा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर प्लेनर होता तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लेनर बना करके अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 16 को कंसिडर करें, हमको नहीं पता कंजुगेशन सिस्टम में साइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, मान लेते हैं कि प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो पाई कंजुगेशन, पाई नेगेटिव कंजुगेशन मतलब साइक्लिक कंजुगेशन है। तो अगर मान के चले कि पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा और दूसरे कंडीशन को काउंट करने की कोशिश करें हम लोग, तो इस केस में 2 4 6 नेगेटिव चार्ज की तरफ से 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी
हाइयर होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में मॉलिक्यूल प्लानर ही रहेगा, पहला कंडीशन फुलफिल होगा, और दूसरा कंडीशन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आराम से मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 8 मेंबर रिंग मतलब नॉन प्लानर। 8 मेंबर रिंग में अगर साइक्लोऑक्टेट्राइन था तो नॉन प्लानर, बट ये केस नॉन प्लानर निकल के नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, 18, 19, 20 यहाँ पे पाई पाई कंजुएशन, पाई लोन पेयर कंजुएशन, पाई लोन पेयर कंजुएशन। टोटल पहला कंडीशन तो फुलफिल हो रहा, दूसरे कंडीशन में 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएगा। इसका मतलब टोटल 2 काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन पाई के तरफ से हम लोग, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा लिख देते हैं, हम ब्रेकअप लिख देते हैं यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग को पाई बॉन्ड की तरफ से मिल गया, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरफ से मिल गया। तो इस केस में हम लोग का टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया हम लोग आराम से कंपाउंड को एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। पाई रोल मॉलिक्यूल, पाई पाई कंजुएशन, पाई लोन पेयर कंजुएशन। पाई लोन पेयर कंजुएशन मतलब पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा, दूसरे कंडीशन में 2 पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड वाला पार्ट एरोमेटिक बोल सकते हैं। थायोफीन वाला पार्ट एग्जैक्टली ऑक्सीजन के जैसा है, सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर था। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दूसरे कंडीशन में 2 लोन पेयर में से एक को काउंट करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कंपाउंड एरोमेटिक कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का हम सीधा आंसर बता रहे हैं, जिसको डाउट होगा पूछ सकता है। कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। कुछ लोगों को डाउट होना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 में। जिसको डाउट है पूछ लो, बेहिचक पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है 20 में? मेरे हिसाब से तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता था, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो एंटी एरोमेटिक तो हो सकता था। नहीं हो सकता, डाउट है। इसीलिए डिस्कशन कर रहे थे बेसिकली। ये हम लोग के कंपाउंड वाले पार्ट में पाई पाई कंजुएशन है, इधर पाई पाई कंजुएशन, इधर भी पाई पाई कंजुएशन। ऐसा डिस्कशन किया था कंजुएशन सिस्टम में कि अगर पहले से पाई पाई कंजुएशन सिस्टम प्रेजेंट है तो फिर अगर वहां पे लोन पेयर प्लेस करते भी हैं तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा पहले से, क्योंकि पाई पाई कंजुएशन सिस्टम है तो ये लोन पेयर वाला पार्ट रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। तो इस केस में फिर से यहाँ लिख लेते हैं, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, एक मिनट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजुएशन सिस्टम। लोन पेयर वाला पार्ट कंजुएशन सिस्टम का पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि पहले से पाई पाई कंजुएशन है। तो पाई पाई कंजुएशन सिस्टम अगर पहले से एग्जिस्ट करेगा तो उस एटम के ऊपर अगर कोई लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग कंजुएशन सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा, दूसरे कंडीशन में हम लोग के पास टोटल 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे बेसिक्स था एरोमेटिसिटी वाले पार्ट के रिलेटेड कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी वाला पार्ट क्या होता है। अभी तो कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक है, तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 10 ही मिनट का टाइम है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से रिपीट करेंगे इस चीज को, बट इतना बेसिक्स रिपीट नहीं करेंगे। वहाँ पे मोस्टली हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली डिस्कस करते चले जाएंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन ऑफ जीओसी का पार्ट हो जाएगा फिर। तो वहाँ पे एरोमेटिसिटी हेडिंग डलवा के कंडीशंस को हम लोग कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग केवल मोस्टली क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे। तो वहाँ पे ये चीज वापस से रिपीट हो जाएगा। इतना बेसिक सफिशिएंट है मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एरोमेटिसिटी का तुम लोग को आइडिया लग गया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। बताओ भी जल्दी अगर किसी को कोई डाउट है तो। कहीं कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी तो पूछा जा सकता है। किसी को डाउट ही नहीं आता है, सब स्मार्ट खान लोग एकदम। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे हिसाब से सफिशिएंट पढ़ाई हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसका बेसिक पार्ट जो होगा आराम से हमको लगता है कि आधे घंटे में डिस्कशन हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस ही है उसमें जो डिस्कस करना है। और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बाकी बचा हुआ पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट क्या होता है उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन कर पाएंगे, और कुछ और भी डिस्कशन हम लोग पुटअप कर लेंगे। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, ये 2 डिस्कशन हम लोग करेंगे तो हम लोग का टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।
सर ये चैप्टर कब तक चलने वाला है? अरे तुम जब तक बोलो तब तक चला देंगे हम, 2 महीना और चलाना तो चला देंगे। चलाना है नहीं क्या? सर, नहीं मतलब सर थोड़ा जल्दी में था, खत्म कर लेता। जल्दी में था? नहीं, जल्दी में हम नहीं है बिल्कुल, हम इस बार नहीं सोच मतलब रखे सर थे एक बिल्कुल। एवरेज बता दीजिए सर। भाई एवरेज हम नहीं बताएंगे, हम डिटेल में ही पढ़ाने के मूड में है। तुम बोलेगा तो उसमें हम थर्मल स्टेबिलिटी भी ऐड कर देंगे, फजांसुल के बाद नहीं थर्मल ठीक है स्टेबिलिटी, सर। सिलिकेट्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स, फिर उसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कलर ऑफ कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, फिर सर हीटिंग सब इफेक्ट। पढ़ा के कितना वक्त लगेगा? तुम जितना बोलो हम तो इसको 4 महीने तक पढ़ा देंगे। केमिकल बॉन्डिंग में मतलब पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ करना है? अच्छा शाम फील से यहाँ होता है ना पढ़ने ऐसे, ही आए हैं, जैसे जैसे पढ़ा एक दीजिएगा एक तो वो भी चल एक जाएगा। एक, एक चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो नहीं, आज चैप्टर खत्म हो गया, लगता होगा अरे टेंशन खत्म हुआ, एक चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग कोई चैप्टर नहीं मानो, एनसीईआरटी में भले उसको एज अ चैप्टर दे रखा है, बट केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट कभी खत्म नहीं होना है, खत्म तो होना है बेसिकली, बट लंबा चीज है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं हम लोग इसमें, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो आराम से। उधर चल रहा है ना फिजिकल में, टॉपिक खत्म होते जा रहा है अब सब, सारा टॉपिक 6 लेक्चर 7 लेक्चर का, थर्मोडायनेमिक्स शायद से 12 से 13 लेक्चर का है, बट उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स 6-7 लेक्चर का है या 8 लेक्चर का है, और थर्मोकेमिस्ट्री 6-7 लेक्चर, मतलब 6 से 6 लेक्चर का भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। हम तो उसको 2 में खत्म करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, बट नॉर्मली लोग उसको 4 में खत्म करते हैं। तो वो सब टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जो आराम से खत्म हो गए। केमिकल बॉन्डिंग को चैप्टर मत कंसिडर करो, इसको सीखने की कोशिश करो, जनरल कंसेप्ट है, ये चीजें आनी ही चाहिए। ये आदमी कभी भी सीख सकता है, 8-9 के भी बच्चे सीख सकते हैं, बट ये चीजें कभी भी सीखो तो ये चीज आनी चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो इसमें टॉपिक आना चाहिए। चलो तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।